Hello friends, this is Team Competition Busters and we are here with current affairs for the week 1 of January 2016, that is January 1st to January 7th. तो आपको टाइटल से ही पता चल गया होगा इस वीडियो के कि वी आर गोइंग टू डिस्कस द करंट अफेयर्स हियर, बट इस क्लास की स्पेशलिटी क्या है एंड हाउ आर वी गोइंग टू प्रोसीड फर्दर, ये आपसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे एजेंडा में है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द वीक। ओके, तो चर्चा का विषय क्या रहा इस वीक में, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो न्यूज़ में रही। ओके, तो वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू डिस्कस द न्यूज़ आइटम्स और आपको सिर्फ हेडलाइंस पढ़ के नहीं सुनाएंगे, बिकॉज यू आर वी होप दैट यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर डेली एंड इवन इफ यू आर नॉट रीडिंग इट, दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल टू यू। तो हम क्या करने वाले हैं कि वील टेक आउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव, और उसके बाद में वील डेल्व डीपर इनटू दैट, हम उसको थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे उसका, और we'll try to solve some questions because this is the part which we are missing when we are reading the newspaper. तो हम सभी करते क्या है कि न्यूज़पेपर तो हम सभी पढ़ते हैं, लेकिन हम न्यूज़पेपर पर ही रुक जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है। तो उस शॉर्टकमिंग को पूरा करने के लिए और आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ये सीरीज़ हम लेकर आए हैं। तो यू कैन वॉच दिस सीरीज़, ये 20 to 25 मिनट्स का एक लेक्चर रहेगा जिसमें आपको उस पूरे वीक की एक समरी मिल जाएगी और सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे अलॉन्ग विद द सॉल्यूशंस ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक। Okay, so we'll move ahead and we'll see कि okay, so let's see what is the importance of current affairs first of all before starting the class. तो current affairs की importance क्या है current context में, in the current context of the UPSC question paper. If you have seen the previous year question paper, that is 2014 or 2015 whatever, so you will know that there are a lot of questions. We can say there are around 30 to 40% questions which are directly asked from current affairs, 30 to 40% questions which are directly from current affairs, and there are a lot of other questions which are indirectly we can say inspired from current affairs, because आपको जो सिलेबस मिलता है यूपीएससी में, यू हैव अ सिलेबस, राइट? सो यू हैव अ सिलेबस, फॉर एग्जांपल आपके सिलेबस में होगा कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ओके, ऑल दीज आर द टॉपिक्स। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ स्टैटिक पार्ट। ये वाला जो पार्ट है आपका स्टैटिक पार्ट है, एंड अनदर पार्ट विच इज नॉट मेंशन्ड इन द सिलेबस इज योर डायनेमिक पार्ट। व्हाट इज डायनेमिक पार्ट? डायनेमिक पार्ट इज नथिंग बट योर करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस ये है कि आपकी जो स्टैटिक पार्ट है, तो दैट यू सी एट प्ले यूजिंग द करंट अफेयर्स। तो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्फ्लेशन अगर आपने मान लीजिए स्टैटिक पार्ट में पढ़ लिया कि इन्फ्लेशन या जीडीपी कैलकुलेशन कैसे होता है, तो हाउ डू यू सी हाउ इज़ इट अफेक्टिंग माई लाइफ और हाउ इज़ इट अफेक्टिंग द कंट्रीज इकोनॉमी एज अ होल। तो ये जानने के लिए आपको करंट अफेयर्स का ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल्सो हेल्पिंग यू बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग योर कॉन्सेप्ट्स। ओके, अनदर थिंग इज़ एग्ज़ाम में एक्सेल करने के लिए तो आपको चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इफ़ एग्जामिनर फील्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन यू कैन नॉट अफोर्ड टू निगलेक्ट इट, राइट? सो दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ एनफोर्सिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स। तो लास्ट ईयर का अगर आप पेपर देखें 2015 का भी, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स थे। फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री जनधन योजना से क्वेश्चन आया था, वो लास्ट ईयर ही रिलीज़ हुई थी, और आपका नीति आयोग से क्वेश्चन था, डायरेक्टली क्वेश्चंस। तो इसमें सिर्फ ये पूछा था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना इज़ रिलेटेड टू व्हाट काइंड ऑफ स्कीम इज़ इट। तो 3-4 ऑप्शंस थे जिसमें से एक था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो इफ़ यू आर जस्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर, इफ़ यू आर जस्ट हैविंग अ ग्लैंस ऑन द न्यूज़पेपर डेली ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे और सक्सेसफुली आप इसको करेक्टली आंसर कर सकते थे। फिर फोर्टलीजा डिक्लेरेशन जो ब्रिक्स का था उसके ऊपर क्वेश्चन था। तो इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस लास्ट ईयर बहुत सारे आए हैं। तो वी कैन सी देयर इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम स्टैटिक टू डायनामिक पार्ट ऑफ द सिलेबस। सो दिस इज़ वाई यू हैव टू फोकस मोर ऑन करंट अफेयर्स। तो दूसरी चीज़ होती है कि ओके वी नो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स, बट हाउ टू प्रिपेयर। तो प्रिपेयर करने में गलती हो जाती है, हम सभी प्रिपेयर करते हैं, बट प्रिपेयर करने में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कुछ चीज़ें हम गलत कर देते हैं जिसकी वजह से हमें 100% आउटपुट नहीं मिल पाता। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले यू शुड नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जीके एंड जीएस। ये दो चीज़ें होती हैं, वन इज़ जनरल नॉलेज एंड अनदर थिंग इज़ जनरल स्टडीज़। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो यूपीएससी का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो इट नेवर टॉक्स अबाउट जनरल नॉलेज, इट इज़ ऑलवेज फोकसिंग ऑन
जनरल स्टडीज़। तो क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में? डिफरेंस ये है कि जनरल नॉलेज इज़ फैक्चुअल, ओके, सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, ये आपसे कभी यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा, ओके, 8848 मीटर्स, दिस विल नेवर कम इन यूपीएससी। दूसरा चीज़ होता है कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल किस तरह से? माउंट एवरेस्ट के बारे में ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसके ऊपर जो वेजिटेशन है, वहाँ पे जो फ्लोरा एंड फोना है, उस तरह के चीज़ों में से क्वेश्चन निकल के सामने आएगा। आपको बैटल ऑफ प्लासी का ईयर नहीं पूछा जाएगा, ओके, बैटल ऑफ प्लासी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल थी इंडियन हिस्ट्री में, तो उसका ईयर नहीं पूछा जाएगा, उसकी कॉज पूछी जाएगी, उसके आफ्टर इफेक्ट्स पूछे जाएंगे, ओके। सो दिस इज़ व्हाट फॉर्म्स द कॉन्सेप्ट। तो आप जब कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे भी फोकस कीजिए, नॉट जस्ट द नंबर्स, फैक्ट्स, फिगर्स एंड द इवेंट्स, ओके, द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो डायनेमिक पार्ट आपका, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डायनेमिक पार्ट? तो ये डायनेमिक पार्ट आपको कहाँ से मिलेगा? कोई बुक तो होती नहीं है डायनेमिक पार्ट की, ओके। तो इसके लिए सबसे प्राइमरी सोर्स जो है आपका न्यूज़पेपर है। सेकेंडरी सोर्सेज में आप क्या जाते हैं, कुछ मैगजीन्स, मान लीजिए कई लोग प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल या विज़ार्ड इस तरह की मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो यू कैन रिफर दैट ऑल्सो। उसके बाद में यू कैन मेक अ गुड यूज़ ऑफ इंटरनेट एज वेल, ओके। सो दीज आर योर सोर्सेज of information related to current affairs and the dynamic part of the syllabus. But न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, that is also a skill and it comes with time. तो आप अगर स्किल को शुरू में ही अपना लेते हैं तो you'll have advantage and an edge over the other competitors who are sitting with you giving the same examination. तो हमारी गलती कहाँ हो जाती है न्यूज़पेपर पढ़ने में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मिस्टेक विच वी कमिट ड्यूरिंग रीडिंग न्यूज़पेपर इज़, हमारा न्यूज़पेपर पढ़ने का पर्पज़ ही गलत होता है, ओके। हमारा पर्पज़ होता है कि न्यूज़पेपर को वी ट्रीट एज अ कैटलॉग ऑफ इवेंट्स, कैटलॉग ऑफ इवेंट्स। तो मान लीजिए आप न्यूज़पेपर से कई लोग नोट्स भी बनाते हैं, तो नोट्स भी कैसे होते हैं कि संडे को कुछ न्यूज़ आई, वो लिख लिया 4 न्यूज़, पॉलिटी रिलेटेड, दिस इकोनॉमी रिलेटेड, ये एनवायरनमेंट में से न्यूज़ है, ओके। देन मंडे को फिर से न्यूज़पेपर आया, देन अगेन फिर टॉपिक्स आपने नोट कर लिए, फिर उसके बाद में फिर वेडनेसडे को न्यूज़पेपर आया, फिर आपने ये टॉपिक्स नोट कर लिए। तो दिस इज़ हाउ यू आर मूविंग। उसके बाद में प्रॉब्लम क्या होगी, इससे आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्ड नहीं हो रहा, साथ में आप जब इसको रिवाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो आपको करना क्या है, यू हैव टू रीड इशू बेस्ड, ओके, यू हैव टू रीड इशू बेस्ड और टॉपिक बेस्ड, वी कैन से। टॉपिक बेस्ड कैसा? जैसे अभी स्टार्टअप इंडिया का काफ़ी हल्ला चल रहा है, ओके, स्टार्टअप इंडिया स्कीम आई है, या फिर बीच में रिफ्यूजी क्राइसिस जब हुआ था, तो यू हैव टू रीड बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स कि इनमें क्या डेवलपमेंट हुआ है, ये इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कैसे स्टार्ट हुआ, इसके क्या इसमें कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं, उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, हाउ आर दे अफेक्टिंग इट एंड हाउ दिस इवेंट इज़ अफेक्टिंग देयर लाइव्स। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर। एक और दूसरी चीज़ हमारी गलती क्या होती है कि वी स्टॉप एट द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इज़ एक्चुअली द बिगिनिंग। हम 2.5 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद एग्जॉस्टेड हो जाते हैं और हमें लगता है कि यार आज तो बहुत बड़ा काम कर लिया, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द न्यूज़पेपर। यू कैन नॉट स्टॉप एट द न्यूज़पेपर कि यार ठीक है आज ये वाली न्यूज़ हमने पढ़ ली, ये हमारा जनरल नॉलेज बढ़ गया या हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। न्यूज़पेपर में बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिसका आपको मतलब नहीं पता होता है, या आपको पता होता है तो आपको फिर भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है। तो यू हैव टू रेफर बुक्स और यू हैव टू रेफर इंटरनेट टू बिकम क्लियर अबाउट दोज टॉपिक्स, बिकॉज क्वेश्चंस आपके कभी न्यूज़ आइटम्स में से डायरेक्टली नहीं आते हैं कि ये वाली कमेटी फॉर्म हुई थी तो इसमें कौन से मेंबर्स थे या इसकी रिपोर्ट कितने महीने में आई थी। उसके जो क्वेश्चन फॉर्म होते हैं वो उस कॉन्सेप्ट के अंदर से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, ओके। जैसे मैगी का, अगर मान लीजिए कि मैगी की अगर कोई कंट्रोवर्सी चल रही थी तो आपका ये नहीं आएगा कि उसमें कौन सा केमिकल था, MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा कि टोमेटो के अंदर MSG होता है या नहीं होता है, ओके। दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट कि MSG जो है इट इज़ नॉट अ सिंथेटिक केमिकल, इट इज़ ऑल्सो फाउंड नेचुरली। तो इस तरह से आपको, अगर आप एक स्टेप आगे नहीं बढ़ेंगे न्यूज़पेपर के और यू विल नॉट ट्राई टू एक्सप्लोर इन डेप्थ दोज टॉपिक्स, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो आपको फिर ये एफर्ट पूरा फ्यूटाइल लगेगा कि यार न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद भी कोई करंट अफेयर्स रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज़ बिकॉज यू आर नॉट प्रोवोकिंग योर क्यूरियोसिटी, बिकॉज इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए अनदर थिंग विच इज़ एन इंट्रिंसिक रिक्वायरमेंट इज़ क्यूरियोसिटी। आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, सो दैट यू विल
एक्सप्लोर योर सेल्फ दीज टॉपिक्स इन डिटेल। तो एग्जामिनर भी क्या करता है, ये जो सारे टॉपिक जो न्यूज़ में चल रहे होते हैं, दे डू इन डेप्थ एनालिसिस एंड देन दे सी कि व्हाट आर द misunderstandings or what are the areas which are not very clear. So they try to encash those parts to differentiate between a serious candidate and a layman reader or a person who is not very serious about the examination. ठीक है, तो अभी इसको हम इन एक्शन भी देखेंगे। वील सॉल्व अ क्वेश्चन एंड वील सी कि किस तरह से न्यूज़ आइटम को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वील स्टार्ट द एक्चुअल क्लास नाउ। Okay, so first news item of this week is Shyam Benegal committee was appointed to revamp CBFC. What is CBFC? CBFC is Central Board for Film Certification. अटपटा सा लग रहा है ये नाम, right? So this is also known as Censor Board. Censor Board is a more popular name for this one. Okay, और recently बहुत ज़्यादा controversy में भी रहा है, इस वजह से ये कमेटी फॉर्म की गई है विच विल सजेस्ट सम रिफॉर्म्स विच कैन इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमेटी एंड रिड्यूस द काइंड ऑफ ग्रीवेंसेस विच आर क्रॉपिंग अप एवरी नाउ एंड देन। उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन होगा वो श्याम बेनेगल कमेटी के ऊपर नहीं होगा, या उनकी रिकमेंडेशंस तो अभी खैर नहीं आई हैं, या उसकी डिटेल्स के ऊपर नहीं होगा। आपका जो क्वेश्चन होगा वो इस न्यूज़ हेडलाइन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होगा। तो व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स? तो सेंसर बोर्ड इटसेल्फ इज़ अ काइंड ऑफ द थिंग विच यू शुड गो एंड एक्सप्लोर। तो उसको देखते हैं डिटेल में। तो सेंसर बोर्ड की फॉर्मेशन जो हुई थी वो 1951 में हुई थी। अगर आप देखें बहुत सारे जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ थे वो 1950s में ही बने थे, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह उस समय आए थे और लॉज वगैरह उसी समय बनना स्टार्ट हुए थे। तो 1951 में आपका सेंसर बोर्ड स्थापित हुआ। उसके बाद में ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आता है। दैट इज़ जस्ट ओके, यू नीड टू रिमेंबर दैट। उसके बाद में कोई भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो होती है वो उसके कुछ एक्ट्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो इसके जो एक्ट्स हैं जिसके अंडर ये काम करती है, जो इसकी गाइडलाइंस हैं वो इन दो एक्ट्स में बताई गई है, सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 एंड सिनेमेटोग्राफ रूल्स 1983। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट हैव अ ग्लांस। ओके, तो सेंसर बोर्ड का मेन काम क्या होता है? सेंसर बोर्ड का मेन काम होता है टू इशू सर्टिफिकेट्स। ठीक है, कोई भी चीज़ आप ब्रॉडकास्ट तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि सेंसर बोर्ड ने उसको अप्रोप्रिएट ना बताया हो एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए। तो इसको कैसे किया जाता है? देर आर डिफरेंट कैटेगरीज कि दिस कंटेंट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर दिस काइंड ऑफ ऑडियंस एंड दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ सम सर्टिफिकेट्स। तो सेंसर बोर्ड को सर्टिफिकेट जारी करता है। फिल्म्स के लिए आपने देखा होगा जब फिल्म स्टार्ट होती है, जो स्टार्टिंग में जो सर्टिफिकेट होता है जिसमें फिल्म का नाम वगैरह और उसके जो एक्टर्स वगैरह होते हैं उनका, डायरेक्टर सबका नाम होता है, तो वहाँ पे एक सर्टिफिकेट भी होता है। फॉर एग्जांपल कोई एडल्ट फिल्म है तो उसका ए होगा, या यूनिवर्सल फिल्म है तो यू। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये आ सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स विच आर इशूड बाय द सेंसर बोर्ड। तो सर्टिफिकेट्स एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला इज़ यू। यू इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन। ये सबके लिए सूटेबल है ये कंटेंट। ओके, इसको यूनिवर्सल भी बोला जाता है। फर्स्ट वन इज यू। उसके बाद में दूसरा है ए, अडल्ट ओनली। दैट इज द एज ऑफ द पर्सन हु इज वॉचिंग द कंटेंट शुड बी मोर देन 18 years. The next is U/A. U/A is this is also universal content, but it should be watched under parental guidance. If the kids are less than 6 years of age, they should view this content under parental or adult supervision. Then last one is S. So S जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। S is for special audience. स्पेशल ऑडियंस फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, या डॉक्टर्स के लिए कोई डॉक्यूमेंट्री है, या लॉयर्स के लिए, तो दिस इज़ फॉर स्पेशल काइंड ऑफ ऑडियंस। ओके, तो इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज अ मॉक क्वेश्चन। CBFC is a statutory body responsible for the certification of 1. Films, 2. Television shows, 3. Television ads. Choose the correct answer from the options given below. A. 1 only, B. 1 and 2 only, C. 2 and 3 only, D. All of the above. So you can pause the video, think about it, and you can come back again. Okay, welcome back. So the correct answer here is D. All of above. So सेंसर बोर्ड जो सिर्फ फिल्म से रिलेटेड नहीं है, सेंसर बोर्ड के ऊपर टेलीविज़न शोज़ और टेलीविज़न एड्स की भी जिम्मेदारी है। तो दे ऑल्सो पास फ्रॉम दे ऑल्सो फॉल अंडर देयर परव्यू। ओके, दिस वॉज एन ईजी वन। लेट्स मूव अहेड।
Which of the following statements is not true about CBFC? A. The board consists of 25 non-official members and a chairman. 25 non-official members and a chairman. All the members, including the chairman, are appointed by the central government. Okay. Then members are appointed for a tenure not exceeding 2 years. Okay. Films can be publicly exhibited in India only after they have been certified by CBFC. Seems to be true. Okay, next, CBFC is outside the purview of RTI Act 2005. So which of the following statements about CBFC is not true? You can pause the video and you can come back. Okay, welcome back. So the correct answer here is CBFC is outside the purview of RTI Act 2005. This statement is wrong. CBFC RTI के अंडर में आता है. It is also a public authority. ओके, इट इज़ ऑल्सो पब्लिक अथॉरिटी, और इनको भी एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर PIO अपॉइंट करना पड़ता है, जो कि आपके RTI एप्लीकेशंस को एंटरटेन करेंगे और 10 रुपये की फ़ीस के साथ आपको रिप्लाईज देंगे. ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो अंडर RTI एक्ट. नेक्स्ट, तो आप देख रहे हो ना कि न्यूज़ में ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं है. न्यूज़ इज़ ऑलवेज अबाउट अ पर्टिकुलर एजेंसी या पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर इवेंट, बट उसके बारे में फर्दर आपको आगे चल के एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और जो आपका क्वेश्चन है वो उसी लेवल से आएगा. इट विल नॉट बी अ फर्स्ट लेवल क्वेश्चन. ओके, लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. Which of the following statements is not true about FCAT? What is FCAT? Film Certification Appellate Tribunal. A. It is a statutory body under the Ministry of Information and Broadcasting. B. It entertains appeals against the orders of CBFC. And third one, C. FCAT has its headquarters in Mumbai. Okay. So it is a statutory body. The statement is true. It is under Ministry of Information and Broadcasting. It is true. It entertains appeals against orders of the CBFC. That is true. CBFC ने आपकी फिल्म पे बैन लगा दिया या कोई सीन कट करने के लिए कह दिया और आप खुश नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे? CBFC के वर्डिक्ट से अगर आप खुश नहीं हैं तो फिर विल यू विल गो टू FCAT. ओके, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अपीलेट बोर्ड. हाई कोर्ट के ऑर्डर से आप खुश नहीं, तो आप कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट. उसी तरह से है. ठीक है, तो इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी. जैसे लास्ट टाइम जो पहले की जो सेंसर बोर्ड चीफ थी लीला सैमसन, तो एक फिल्म आई थी बीच में MSG, उसको उन्होंने पास नहीं किया था. ओके, इट वाज नॉट पास्ड. तो MSG के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर वगैरह थे वो लोग चले गए FCAT में, एंड FCAT अप्रूव्ड इट, उन्होंने पास कर दिया. तो इस वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया लीला सैमसन ने. तो उसके बाद किसको सेंसर बोर्ड का चीफ बनाया गया था? करेंटली भी वो चीफ हैं, पहलाज नेहलानी. ओके, ठीक है, तो वील मूव अहेड. ओके, ऑप्शन सी इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज FCAT का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में नहीं है. FCAT का हेडक्वार्टर दिल्ली में है. ठीक है, मुंबई में CBFC का हेडक्वार्टर. सेंसर बोर्ड इज़ इन मुंबई, क्योंकि आपकी फिल्म इंडस्ट्री ही मुंबई में है, तो सेंसर बोर्ड भी उसका मुंबई में ही है टू फैसिलिटेट देयर इंटरेक्शंस एंड ओके. और दिल्ली में ये ट्राइब्यूनल है. ठीक है, तो ये वाला आपका टॉपिक पूरा कवर हो गया. अभी हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आइटम के ऊपर, विच इज़ आंध्रा बैंक लॉन्चेस IMPS फॉर मनी ट्रांसफ़र. सो आपकी न्यूज़ हेडलाइन तो सिर्फ इतनी छोटी सी है कि आंध्रा बैंक लॉन्चेस IMPS फॉर मनी ट्रांसफ़र. तो इफ़ यू रीड दिस न्यूज़ आइटम, मोस्ट प्रोबेबली यू विल ट्राई टू स्किप दिस, बिकॉज आपको लगे कि यार आंध्रा बैंक के ऊपर तो क्वेश्चन नहीं आएगा. ठीक है, आंध्रा बैंक ने एक स्कीम लॉन्च कर दिया, आंध्रा बैंक ने कुछ कर दिया, तो उसके ऊपर क्यों क्वेश्चन आएगा? ठीक है, क्वेश्चन उसके ऊपर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ हो रही है विच इज़ IMPS. इस IMPS के ऊपर क्वेश्चन आएगा. ठीक है, तो IMPS देख लेते हैं कि व्हाट इज़ IMPS. IMPS का फुल फॉर्म है सबसे पहले इमीडिएट पेमेंट सर्विस, एंड आंध्रा बैंक ने तो अभी 2016 में लॉन्च किया है, लेकिन ये 2010 से एग्जिस्ट करता है. आपने अगर HDFC वगैरह या ICICI की सर्विसेज यूज़ की हैं, इफ़ यू आर देयर कस्टमर, तो आपको पता होगा कि IMPS जो सर्विस है उनके पास ऑलरेडी है. व्हाट इज़ इट एक्चुअली, क्या सर्विस है ये इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र सर्विस है. इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र. इस तरह की कोई और सर्विस भी हम यूज़ करते हैं क्या इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र की? हाँ, करते हैं. नेफ्ट सुना होगा आपने, यूज़ भी किया होगा नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र. RTGS सुना होगा आपने, यूज़ तो नहीं किया होगा, क्योंकि RTGS जो है वो बिज़नेस वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं. ओके, ये बिज़नेस के लिए होता है, ये इंडिविजुअल के लिए होता है.
ओके, लेट्स मूव इट। दूसरी चीज़ है कि ये रियल टाइम है और 24/7 अवेलेबल है। बैंक नहीं खुलता 24/7, लेकिन ये सर्विस क्योंकि ऑनलाइन है इस वजह से इट इज़ अवेलेबल 24/7। और ये रियल टाइम है। अब रियल टाइम क्या कोई खास बात है? हाँ, खास बात है, क्योंकि आपने अगर अपने नेफ्ट किया होगा तो आपको पता होगा कि 6 बजे के बाद नेफ्ट नहीं होता। ठीक है, हॉलीडेज़ के दिन नेफ्ट नहीं होता। ओके। और आप एक दिन लगता है आपको बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए और दूसरे दिन आप उसके पैसे भेजते हो, फिर बैंक वेरीफाई करता है, उसके बाद बेनिफिशियरी आपका ऐड होता है और उसके बाद में आप ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट रियल टाइम। ओके, सो दिस इज़ नॉट रियल टाइम। रियल टाइम क्या है? IMPS। ओके, सो इसमें 4 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। कौन सी 4 पार्टीज हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ सेंडर जो पैसे भेज रहा है, देन बेनिफिशियरी जिसके पास पैसे जाने हैं। ओके, देन बीच में एक इंटरमीडिएटर है जो कि बैंक है, तो बैंक आपके अकाउंट से डेबिट करेगा और उनके अकाउंट में क्रेडिट करेगा, बेनिफिशियरी के अकाउंट में। तो ये जिम्मेदारी बैंक की है। उसके बाद में एक फोर्थ एंटिटी है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके लिए शायद नई भी होगी, NFS। NFS क्या है? नेशनल फाइनेंशियल स्विच। नेशनल फाइनेंशियल स्विच, तो इसको भी डिटेल में हम देखेंगे। तो आप ओके, यू ऑल ऑफ यू हैव यूज्ड, आई अज्यूम कि आपने सबने ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह यूज़ की होगी और कभी किसी को फंड भी ट्रांसफ़र किया होगा। ओके, तो ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है, फंड ट्रांसफ़र, हाउ डज़ दैट हैपन? या फिर दूसरा कुछ एक एग्जांपल ले लें कि जैसे आप ICICI बैंक के ATM में जाते हैं और SBI के डेबिट कार्ड से अगर आप पैसे निकालते हैं, ATM कार्ड से पैसे निकालते हैं, तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल? ये कुछ साल तक पॉसिबल नहीं था। आप एक बैंक में जाके दूसरे बैंक के अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पाते थे। इन सबको इंटरकनेक्ट किया गया है और इस इंटरकनेक्शन को पॉसिबल बनाया है नेशनल फाइनेंशियल स्विच ने। ठीक है, ये एक सेंटर पॉइंट है जहाँ से सारे बैंक्स कनेक्टेड हैं। तो दिस इज़ नेशनल फाइनेंशियल स्विच। इसको थोड़ा डिटेल में देख लेंगे अभी। उसके पहले एक और चीज़ देख लेते हैं कि इंडिया में क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं आपको पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स के लिए। ओके, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है? मान लीजिए आपने एक बिज़नेस खोला, ओके, या मान लीजिए आप कंज्यूमर ही हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं किसी को पे करने के लिए? तो पेमेंट ऑप्शंस आपके पास क्या क्या हैं? पहला तो है ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। दूसरा है नेफ्ट एंड RTGS, आपको पता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, देन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, यू मस्ट बी फेमिलियर। IMPS तो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया। तो ECS जो है, ECS क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, सैलरीड एम्प्लॉय हैं, तो एक एग्जांपल है, जस्ट एक एग्जांपल है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इसके, बट दिस इज़ द मोस्ट इजी टू अंडरस्टैंड एग्जांपल। सैलरी एम्प्लॉयज़ का क्या होता है? जो एम्प्लॉयर आपका होता है, एम्प्लॉयर विल जनरेट योर पेरोल। पेरोल में क्या होता है? एम्प्लॉय ID होगा, एम्प्लॉय नेम होगा और उसका अकाउंट नंबर होगा और उसके अगेंस्ट में कितना अमाउंट डालना है वो होगा। ओके, दिनेश, इनका अकाउंट नंबर है XYZ 001। ओके, इनको 20,000 रुपये क्रेडिट किए जाएँ। उसके बाद में और अदर एम्प्लॉयज़ हैं। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एक्सेल शीट, और यू कैन से द एडवाइस, पेमेंट एडवाइस विच इज़ सेंट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर टू द बैंक। तो ये जाता है कहाँ? बैंक के पास, और बैंक आपका इन सब अकाउंट्स में ये अमाउंट क्रेडिट करता है। ओके, राइट। तो ये हो गया आपका वन टू मैनी ट्रांजेक्शन। उसी तरह से मैनी टू वन ट्रांजेक्शन भी होता है, वो भी ECS के थ्रू होता है कई बार। जैसे कि प्रधानमंत्री राहत कोष में आप पैसे जमा कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट कैन ऑल्सो हैपन थ्रू ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, राइट। ओके, या फिर ऐसा हो सकता है कि बैंक आपसे कुछ फ़ीस चार्ज कर रहा है। मान लीजिए ATM कार्ड का ही कोई फ़ी है कि पर मंथ आपको, पर ईयर आपको 100 रुपीज़ पे करना है ATM कार्ड की सर्विसेज को अवेल करने के लिए। तो आप सबके अकाउंट में से 100 रुपये काटे जाएंगे, तो ये ECS के थ्रू बैंक को चला जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। तो 4 हैं हमारे पास सिस्टम्स। ECS है, नेफ्ट एंड RTGS, वो एक ही कैटेगरी के हैं। देन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, एंड देन यू हैव IMPS। ठीक है, तो नेफ्ट और RTGS में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, ये हमने यूज़ भी किया होगा। तो नेफ्ट जो है दैट इज़ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। RTGS जो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम से आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप ट्रांजैक्ट करते हैं एक्चुअली ऑनलाइन, तो उसी समय में आपका अकाउंट डेबिट हो जाता है और सामने वाले का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है इमीडिएटली, इंस्टेंटली। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रियल टाइम। बट नेफ्ट में ऐसा नहीं होता है। नेफ्ट इज़ अ डेफर्ड सर्विस। डेफर्ड सर्विस होती है, मतलब आप
आपका जो ट्रांजैक्शन हुआ आपके साइड से उसमें और एक्चुअल अकाउंट में जो डेबिट एंड क्रेडिट हुआ, सामने वाले को जो पैसा गया, उसके बीच में कुछ टाइम लैग होता है। ओके, यहाँ पे कुछ टाइम लैग होता है। देन नेफ्ट जो है वो नेट सर्विस है और आरटीजीएस आपका ग्रॉस सर्विस है। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है? ग्रॉस सर्विस जो होती हैं वो सारी की सारी इंस्टेंटली होती हैं, दे टेक इफेक्ट इंस्टेंटली। और नेट सर्विसेज में क्या होता है कि बल्क में ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, यानी कि 5 से 5:30 बजे तक का उनका एक विंडो होगा कि जिसमें मान लीजिए ऑल ओवर इंडिया से जितने भी लोग ट्रांजेक्शन करेंगे नेफ्ट का वो अक्यूमुलेट किया जाएगा एक सर्वर के अंदर। ओके, और फिर 5:30 पे प्रोसेस स्टार्ट होगी कि इस सर्वर में से निकाल के वो डेटा दूसरे सर्वर में भेजा जाएगा और फिर वहाँ से वो ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा। और सारे के सारे ट्रांजेक्शन कब आपके इफेक्टिव होंगे? 5:30 से लेकर के मे बी 5:35 के बीच। ओके, तो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो ये एक बल्क सर्विस है, मतलब आपने जो ट्रांजेक्शन किया उसको एक अक्यूमुलेट किया जाएगा बाकी लोगों के ट्रांजेक्शन के साथ और बाद में उसको एक साथ इफेक्ट में लाया जाएगा। देन नेफ्ट जो है वो छोटे अमाउंट्स के लिए होता है और आरटीजीएस तो ज़्यादा अमाउंट्स के लिए है। देन इसीलिए छोटे अमाउंट्स के होने की वजह से नेफ्ट को इंडिविजुअल्स के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल माना गया है। और आरटीजीएस जो है बिजनेस वगैरह यूज़ करते हैं, मान लीजिए एक बड़ी फैक्ट्री और वो कोई किसी रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो उसके लिए जो वो पेमेंट करेंगे तो दैट विल बी थ्रू आरटीजीएस। आजकल चेक पेमेंट को डिस्करेज किया गया है बिकॉज ऑफ फ्रॉड्स एंड ऑल दोज थिंग्स इन द पास्ट। देन नेफ्ट जो है वो ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स अवेलेबल है और आरटीजीएस का भी वही लिमिटेशन है, दे आर नॉट 24/7 सर्विसेज। ओके, तो नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो हमने अभी थोड़ा सा देखा था उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट स्टिल यू शुड नो, आपके जो क्यूरियोसिटी वाला पार्ट है उसको एड्रेस करता है ये, क्योंकि कैसे इंटरबैंक ट्रांजेक्शन पॉसिबल होती हैं। तो नेटवर्क एंड रिपोजिटरी, इट इज़ अ नेटवर्क एंड रिपोजिटरी। ठीक है, रिपोजिटरी डेटा भी स्टोर करता है साथ में ही नेटवर्क भी है। इट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी टू इनेबल इंटरबैंक ट्रांजेक्शंस। ठीक है, डिफरेंट इंटरबैंक ट्रांजेक्शन, क्योंकि आपका अकाउंट एक बैंक में है लेकिन आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो दूसरे बैंक के एटीएम से, उनके पास आपका इन्फॉर्मेशन कैसे है? उन्हें कैसे पता कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं और आप कितने का ट्रांजेक्शन करेंगे? ठीक है, कितने ट्रांजेक्शन के लिए एलिजिबल है? तो इसके लिए इंटरबैंक कनेक्टिविटी चाहिए, तो ये प्रोवाइड करता है नेशनल फाइनेंशियल स्विच। then it was developed by, it is kind of algorithm and it is a software basically, ठीक है, along with the hardware obviously because it contains a network component also। तो ये डेवलप किया गया था IDRBT से के द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी विच इज़ बेस्ड इन हैदराबाद अंडर आरबीआई। तो आरबीआई का आईटी ब्रांच है बेसिकली है। ओके, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को आईटी ब्रांच होता है ना, जिस विच विल प्रोवाइड अ रोड मैप फॉर देयर फ्यूचर आईटी प्रोग्रेस एंड ऑल दोज थिंग्स, कि आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर आप कैसा होना चाहिए, उस फील्ड में जो इनोवेशन या टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन है तो वो किस तरह से, हाउ टू अंडरटेक दैट। तो वो सारी चीज़ें IDRBT करता है फॉर आरबीआई। एंड ये डेवलप इन्होंने किया था लेकिन इसको ऑपरेट करता है NPCI। ओके, तो NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका नाम आपने सुना होगा। इसका नाम आपने कहाँ सुना होगा? रुपे डेबिट कार्ड तो देखा होगा आपने, या सुना तो होगा रुपे डेबिट कार्ड के बारे में। ओके, तो रुपे डेबिट कार्ड जो है वो NPCI ने प्रोवाइड कराया है और ये पेमेंट गेटवे भी है। रुपे इज़ ऑल्सो पेमेंट गेटवे। जैसे पहले आप अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्ट करते थे तो आपके पास क्या ऑप्शंस होते थे? वीज़ा होता था या मास्टर कार्ड होता था, राइट, वीज़ा या मास्टर कार्ड होता था, या कुछ लोगों के पास एमएक्स अमेरिकन एक्सप्रेस होता था। ठीक है, तो ये सारे थे। अभी आपका इंडिजिनस कोई ऑप्शन नहीं था अवेलेबल अब तक, लेकिन अभी रुपे इज़ अ पेमेंट गेटवे। ठीक है, प्रॉब्लम क्या था, क्यों ये पेमेंट गेटवे चाहिए आपको? इसलिए चाहिए क्योंकि जो वीज़ा और मास्टर कार्ड होते हैं वो फोकट में ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, दे चार्ज सम ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज किससे चार्ज करते हैं? अब हमें तो 100 रुपये का सामान तो 100 रुपये में मिलता है, तो हमें तो कोई ब्रोकरेज पे नहीं करनी पड़ी। तो कहाँ से ब्रोकरेज उनको मिलती है? उनको ब्रोकरेज 2 पॉइंट से मिलती है। एक होता है आपका मर्चेंट, जिससे आपने खरीदा। आप अगर आपने फ्लिपकार्ट से पैसे खरीदे तो फ्लिपकार्ट से चार्ज करेंगे, भाई आपने अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट किया है, आप हमारे सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, तो यू हैव टू गिव सम 1% ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू टू अस। 100 रुपये का सामान बिका तो 1 रुपया मुझे दो। ओके, तो ये मर्चेंट से मिलता है। दूसरी चीज़ होती है बैंक से इनको ब्रोकरेज मिलता है, क्योंकि आप बैंक का डेबिट कार्ड ही यूज़ कर रहे हो ना, बट बैंक के पास कोई पेमेंट गेटवे अपना खुद का नहीं होता है। दे लाइज विद, दे टाई अप विद वीज़ा या मास्टर कार्ड, तो उनके थ्रू करते हैं, तो उनको 2 पॉइंट से ब्रोकरेज मिलता है। तो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आपके घर के लोग और पैसा जा रहा है बाहर देश के।
ठीक है, तो दैट इज़ नॉट द मेन पॉइंट जो आरबीआई ने सोच के बनाया, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो नाउ यू हैव रुपे विच इज़ डेबिट कार्ड। तो एनपीसीआई का ये रोल है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम इज इंडो बांग्लादेश एमओयू ऑन बॉर्डर हार्ट्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, ऐसा एक एमओयू फ्रांस के साथ भी साइन हुआ था रफेल डील को लेकर के कि 36 रफेल एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, लेकिन इट डिड नॉट सी द डे लाइट। क्यों? क्योंकि प्राइसिंग का प्रॉब्लम आ गया। तो एमओयू इज़ नॉट अ एग्रीमेंट, इट इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट जो अंडरस्टैंडिंग होती है एक तरह की दो पार्टीज़ के बीच में। ओके, तो इंडो बांग्लादेश एमओयू ऑन बॉर्डर हार्ट्स। तो ये बॉर्डर हार्ट क्या है? इफ़ योर हिंदी इज़ गुड यू विल नो कि हार्ट का मतलब होता है बाज़ार। ठीक है, हार्ट इज़ अ रूरल मार्केट। इसका एम क्या है? इट इज़ एम्ड एट प्रोमोटिंग द वेलबींग ऑफ इंश्योरिंग लाइवलीहुड ऑफ द बॉर्डर पॉपुलेशन। देखिए, बॉर्डर पॉपुलेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड टाइप ऑफ पॉपुलेशन होती है, क्योंकि यूजुअली बॉर्डर्स आर टेंस एरियाज़। तो जहाँ पे टेंस एरियाज़ होंगे वहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उतना स्मूथली नहीं हो पाता। इस वजह से गवर्नमेंट को कुछ अपनी तरफ से कुछ अंडर द अफर्मेटिव एक्शन कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं जिससे उनका कुछ अपलिफ्टमेंट हो सके। और जो बॉर्डर हार्ट है यहाँ पे ट्रेडिशनल एक्सचेंज अलाउ किया जाएगा विद मनी और बार्टर सिस्टम, एंड इट विल बी एन इनफॉर्मल मार्केट। तो जो पॉपुलेशन है विच इज़ लिविंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर उनके लिए थोड़ा ठीक रहेगा, वो एक दूसरे से ट्रांजेक्ट कर सकते हैं, जो उनकी डेली नीड्स की चीज़ें हैं वो खरीद सकते हैं, तो थोड़ा सा ट्रेड भी वहाँ फ्लरिश होगा, तो देयर लाइवलीहुड मे इम्प्रूव। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बॉर्डर हार्ट का इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। देखिए, बाइलेटरल ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होगा वो उसका कोई इतना वॉल्यूम नहीं होगा कि इंडो बांग्लादेश के बाइलेटरल ट्रेड के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो। ये दिस इज़ जस्ट अ गुडविल जेस्चर, ओके, टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस इन द बॉर्डर पॉपुलेशन, क्योंकि उनका सपोर्ट भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को चाहिए होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ बॉर्डर्स पे होती हैं। You would have heard of golden crescent and golden triangle, ये सुना हुआ है? अगर नहीं सुना हुआ है तो यू गो एंड एक्सप्लोर। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, तो ये हम अगले वीडियो में कभी देखेंगे, लेकिन ये आपका होमवर्क है। दिस यू हैव टू सी व्हाट इज़ गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रेसेंट। ये बॉर्डर रिलेटेड प्रॉब्लम से ही ओरिजिनेटेड है, आई मीन उससे रिलेटेड है। ओके, एंड इट इज़ रिलेटेड टू नारकोटिक्स। ठीक है, आपको सारे हिंट्स मिल गए। अभी आपको अगर पता है तो याद आ गया होगा, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए। गोल्डन क्रेसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। तो आपका क्वेश्चन बॉर्डर हार्ट पे हो सकता ना है डायरेक्टली, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। तो दिस इज द क्वेश्चन। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी बांग्लादेश। पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट एंड कम बैक एन आंसर। ओके, वेलकम बैक। सो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे बांग्लादेश। अब आपको अगर नहीं पता था तो आपको ये बहुत अनयूजुअल लग रहा होगा, कि बिकॉज कॉमन सेंस से यही लगता है कि पाकिस्तान या चाइना में से कोई एक होना चाहिए, या रिमोटली हो सकता है कि म्यांमार हो, लेकिन बांग्लादेश तो माइंड में नहीं आएगा इफ़ यू हैव नॉट ऑब्जर्व द इंडियन मैप वेरी क्लियरली, या आपको ये आंसर पहले से अगर पता नहीं है तो। ठीक है, बट इट्स ओके इफ़ यू इवन इफ़ यू हैव गेस्ड इनकरेक्टली, दैट इज़ फाइन। तो एक बार इसका बॉर्डर एरिया हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो दिस इज़ द सीक्वेंस, इस तरह से है ये। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश का बॉर्डर है अराउंड 4096 किलोमीटर्स, उसके बाद चाइना है 3488। तो दिस इज अ सीक्वेंस। अच्छा, अफगानिस्तान के साथ भी इंडिया का बॉर्डर है, बट वो पार्ट जो है वो पीओके से टच होता है, तो इस वजह से आपको आई मीन वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया। इट पीओके इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, सो वी कैन से कि अफगानिस्तान का 100 किलोमीटर्स बॉर्डर हमारे साथ है। तो कितने कंट्रीज़ का टेरिटोरियल बॉर्डर हमारे साथ है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो दिस यू शुड कीप इन माइंड, देर आर नॉट 6 कंट्रीज बट 7 कंट्रीज विच आर हैविंग बॉर्डर विद इंडिया। तो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसने इंडिया ने 3 तरफ से बांग्लादेश को कवर किया हुआ है। ठीक है, और साथ में हमारा मैरीटाइम बॉर्डर भी उनके साथ है। अच्छा, वन मोर थिंग यहाँ पे आ रहे हैं, तो टोटल बॉर्डर कितना है? 15,000 किलोमीटर्स है हमारा टोटल लैंड बॉर्डर विद वेरियस कंट्रीज। कोस्ट लाइन कितना है फिर? कोस्ट लाइन इज 7,500 किलोमीटर्स। आपको ये नंबर्स याद नहीं रखने हैं, बट थोड़ा सा माइंड में रखिए, रटना नहीं है इनको, बट जस्ट कीप। दिस वाज आल्सो इन न्यूज़ रिसेंटली, गंगा सागर मेला। तो इस तरह के जो मेले वगैरह होते हैं वो आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी ज़्यादा आने की इनकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है। तो गंगा सागर मेला क्या है?
देखिए सागर आइलैंड है एक वेस्ट बंगाल में, ओके, ठीक है। तो गंगा सागर मेला उसी एरिया में लगता है सागर आइलैंड में। तो सागर आइलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ 24 परगना, ये डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे 24 परगना। तो 24 परगना दो हैं एक्चुअली, एक साउथ है एक नॉर्थ है, यू कैन सी इन द मैप यहाँ पर। ये दिस इज़ नॉर्थ 24 परगना एंड दिस इज साउथ 24 परगना। और ये छोटा सा जो बीच में आपको दिख रहा है दिस इज कोलकाता। अच्छा, कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है? गंगा? नो, कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, ठीक है, हुगली रिवर। कौन से बैंक पे है? इट इज़ ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ हुगली, ठीक है, ओके। तो ये जो सागर आइलैंड है दिस इज़ ऑन द माउथ ऑफ रिवर हुगली। और ये जो मेला लगता है वो हमेशा हर साल जनवरी से फरवरी के आसपास लगता है। एंड देन इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है जनवरी 14 विच इज़ मकर संक्रांति, ठीक है। और दिस ईयर उनकी जो थीम है अब धीरे धीरे वो ग्रीन मेला की तरफ बढ़ रही है। तो एवरी वन इज़ गोइंग टूवर्ड्स द स्वच्छ भारत एंड गंगा बचाओ एंड ऑल दोस, ठीक है, नमामि गंगे एंड ऑल दोस इनिशिएटिव्स। तो इस वजह से ये ग्रीन मेला बनाने की इनकी थीम इस साल से स्टार्ट हुई है। अच्छा, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मकर संक्रांति? ये मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है जनवरी 14 को? इस ईयर ये जनवरी 15 को था बट यूजुअली जनवरी 14 को ही होता है। तो मकर संक्रांति के टाइम पे ऐसा क्या खास होता है? मकर संक्रांति में क्या होता है कि जो सन है वो सैजिटेरियस धनु राशि से कैप्रिकॉन मकर राशि में प्रवेश करता है, ठीक है। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मकर संक्रांति जब ये मेला होता है। तो इस समय गंगा नदी में बात करने को बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। तो आप अगर आप मैप में देखना चाहें तो दिस इज़ द सागर आइलैंड, जो पहला वाला जो स्टार्टिंग में यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, दिस इज़ द सागर आइलैंड, ठीक है। आपको मार्क करने के लिए भी हो सकता है आ जाए, प्रोबेबिलिटी कम है, ज्योग्राफी ऑप्शनल्स वालों को आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे पास में एक और डिस्प्यूटेड आइलैंड था जिसका डिस्प्यूट चल रहा था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। डू यू नो द नेम? न्यू मूर आइलैंड्स, न्यू मूर आइलैंड, या इसी का एक और नाम है साउथ तलपत्ती, साउथ तलपत्ती, ठीक है। इसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा था क्योंकि इस एरिया में ऐसा माना जाता था कि ऑयल एंड नेचुरल गैस के बहुत उम्दा रिसोर्सेज हैं। और इसको लेकर के बांग्लादेश परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी गया था और उसका जो वर्डिक्ट आया वो बांग्लादेश के फेवर में आया। उन्हीं को मेजर मेजर टेरिटरी जो ज़्यादा मिली है उन्हीं को मिली है मेजोरिटी ऑफ दैट। तो लेकिन इंडिया ने भी इसका जो है इसकी अगेंस्ट में अपील नहीं किया, इस वर्डिक्ट के अगेंस्ट में, बिकॉज अभी हमारे हालात थोड़े सुधरने लगे हैं, राइट। इंडो बांग्लादेश जो रिलेशंस हैं वो थोड़े इम्प्रूव हुए हैं बिकॉज हमारा जो 100th अमेंडमेंट था वो भी हुआ जिसमें टेरिटरी जो है वो स्वैप की गई, ओके। तो दिस यू कैन कीप इन माइंड। देन लेट्स मूव अहेड। द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम इज़ योर चंद्रगिरी फोर्ट वाज इन न्यूज़। ये चंद्रगिरी फोर्ट कहाँ पर है? चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में है, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश एंड इट इज़ नियर तिरुपति, ठीक है। तिरुपति इज़ इन आंध्र प्रदेश। और इवेंट क्या था? 545th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विजयनगर किंग श्री कृष्ण देव राय। ये श्री कृष्ण देव राय विजयनगर एम्पायर के सबसे ग्रेट किंग माने जाते हैं। अच्छा, तेनाली रामन का नाम आपने सुना होगा ना? तेनाली रामन, ये इन्हीं के कोर्ट में थे, ठीक है। विदूषक, ही वॉज अ विदूषक। विदूषक का अगर आपको मतलब नहीं पता तो आप गूगल कीजिए, ठीक है। देन नेक्स्ट कमिंग अहेड, ठीक है, ये तो दिस इज़ ऑल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कि कृष्णदेव राय विजयनगर एम्पर को उन्होंने रूल किया था 1509 से 1529 तक। दिस मैप इज़ इंपॉर्टेंट। दिस इज़ द फोर्ट। फोर्ट आपने अगर देखा नहीं होगा उसका फोटो तो आप देख लीजिए। दिस इज़ द फोर्ट, चंद्रगिरी फोर्ट इन चित्तूर डिस्ट्रिक्ट। तो विजयनगर एम्पायर का ये मैप है, ओके। तो इसको थोड़ा माइंड में रखिए कि कहाँ पर था। उसके ऊपर में बहमनी एम्पायर है, फिर उसके ऊपर खंडेश है, देन यहाँ पे स्मॉल स्टेट्स है, यहाँ पे रेड्डीज, ठीक है। ये मलाबार का आपका कोस्ट हो गया। अच्छा, वन मोर थिंग, ये जो विजयनगर एम्पायर की जो नदर्न बाउंड्री है वो यहाँ पर ही क्यों है? इसके ऊपर या इसके नीचे क्यों नहीं है? वाई इज़ इट हियर? क्यों? थिंक अबाउट इट, क्या लॉजिक हो सकता है?
बिकॉज दिस इज द रूट ऑफ कृष्णा रिवर. ओके, दिस इज कृष्णा रिवर. तो जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई जोग्राफिकल बाउंड्रीज. ठीक है, कि पॉलिटिक्स तो बदलती रहती है लेकिन जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं दे आर डिफ़िकल्ट टू ओवरकम. जैसे हमारा जो नदर्न बाउंड्री इंडिया का हिमालयाज, सो दैट इज़ द बाउंड्री बिकॉज इट इज़ इनसरमाउंटेबल माउंटेन्स. ठीक है. अच्छा, कृष्णा नदी का बात हुई है तो विल जस्ट आस्क यू दिस क्वेश्चन कि कृष्णा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है. वेयर डज इट ओरिजिनेट. कृष्णा नदी ओरिजिनेट्स इन महाबलेश्वर. महाबलेश्वर इन वेयर इज इट, महाराष्ट्र. अच्छा, डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन महाबलेश्वर एंड महाबलीपुरम. ओके, महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, बोथ आर टूरिस्ट प्लेसेस, बट महाबलेश्वर इज द ओरिजिन ऑफ कृष्णा रिवर एंड इट इज इन महाराष्ट्र. ओके, लेट्स मूव एट. देन नई मंजिल स्कीम वॉज लॉन्च्ड. अब ये थोड़ा सा बोरिंग वाला पार्ट आ गया. ठीक है, तो नई मंजिल स्कीम, व्हाट इज नई मंजिल स्कीम. इट इज़ अ फाइनेंस एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड बैंक. ये वर्ल्ड बैंक के साथ में फाइनेंस एग्रीमेंट है टू फाइनेंस व्हाट. World Bank is going to finance something. What? The नई मंजिल स्कीम. तो what they are going to do, they will the credit will be facilitated by IDA. देखिए, वर्ल्ड बैंक के भी ब्रांचेस हैं कई. तो वर्ल्ड बैंक के 2 ब्रांचेस हैं. यू शुड नो अबाउट दिस. 2 branches of World Bank. What are they? First is IBRD. Second one is IDA. IBRD क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. आईडीए क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन. अब ये दोनों आर्म्स अलग क्यों हैं? वर्ल्ड बैंक तो एक ही है, फिर उसमें 2 पार्ट बनाने की ज़रूरत थी. देखिए, आईबीआरडी जो है वो आपको सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड करता है. ओके, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. और आपका जो आईडीए है वो भी आपको लोन प्रोवाइड करता है, बट दीज आर फॉर सोशल कॉजेज़. दीज आर फॉर सोशल कॉजेज़. और ये वाला जो लोन आपका होता है वो कमर्शियल कॉजेज़ के लिए होता है. आईडीए आपको लोन देगा पोलियो प्रोग्राम के लिए या टीबी प्रोग्राम के लिए, मतलब उनका इम्यूनाइजेशन करा दीजिए आप उस पैसे से, या टीबी के डॉट्स थेरेपी करा दीजिए, उसके लिए आईडीए से आपको पैसा मिलेगा. लेकिन आईबीआरडी आपको पैसा किस चीज़ के लिए दे सकता है? डैम्स अगर आपको बनाने हैं, ओके, आपको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाना है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको कमर्शियल लोन से मिलती हैं. इस पर थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है और रीपेमेंट पीरियड थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू आईडीए. ठीक है, तो दीज आर 2 थिंग्स. अच्छा, डिफरेंस क्या है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बीच में? बिकॉज जब भी वर्ल्ड बैंक की बात होती है तो आईएमएफ की बात भी होनी चाहिए. बोथ आर नोन एज ब्रेटन वुड ट्विंस, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक. तो उनमें क्या डिफरेंस है ये आप पता कीजिए. अगर वील मेक अ वीडियो ऑन द डिफरेंसेस आल्सो, बिकॉज दीज आर टू बी स्टडीड इन एलेबरेट डिटेल. इस पर एक क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार मेंस में कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में डिफरेंस क्या है. तो इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, नई मंजिल स्कीम को कंटिन्यू करते हैं. तो नई मंजिल स्कीम एक्चुअली क्या है जिसको फाइनेंस कर रहा है वर्ल्ड बैंक इतनी खुशी से? क्या है स्कीम है ये? इट इज़ अ सेंट्रल स्कीम, सेंट्रल ने बनाई है. ठीक है, टू एड्रेस द एजुकेशनल एंड लाइवलीहुड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटीज़ इन जनरल. माइनॉरिटीज़ इन जनरल एंड मुस्लिम्स इन पर्टिकुलर. क्वेश्चन यहीं से आएगा आपका प्रीलिम्स में. अगर क्वेश्चन इस टॉपिक से आना हुआ नई मंजिल स्कीम से तो क्वेश्चन यहीं पे फ्रेम होगा. बिकॉज आप अगर इस बात पे ध्यान नहीं देंगे कि माइनॉरिटीज़ इन जनरल and Muslims in particular. So it is not restricted to Muslims. It is for all the minorities, but special focus is on Muslim population. Target age group क्या है इसका? 17 to 35 years. Okay. So what will it provide? A bridge course. It will provide a bridge course. Why? To whom? To madrasa students and dropouts. To madrasa students and dropouts. ठीक है. And what will be the mode of teaching? It will be distance education. Then trade-based skill training in manufacturing, engineering, services and soft skills will also be provided. So basically it is focused around employment. ये थीम है इसका. एम्प्लॉयमेंट किसके लिए है? माइनॉरिटीज़ के लिए. राइट, नई मंजिल स्कीम. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. आर के माथुर सोन इन एज 8th चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर. अब आपको आर के माथुर जी के बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा उनकी जीवन कथा के ऊपर, या उससे पहले उन्होंने कौन से डिपार्टमेंट संभाले हुए हैं इनके ऊपर. आपको क्वेश्चन आएगा चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन
चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऊपर, या इंफॉर्मेशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के ऊपर, या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के ऊपर। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी होता है, इफ़ यू डोंट नो। ठीक है, तो CIC क्या है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इट वॉज सेटअप अंडर RTI एक्ट 2005, उससे पहले ये नहीं था। आपसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कैसा आएगा? आपको बोला जाएगा कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैसे हुई? ये तो 2005 में इंट्रोड्यूस की गई है, ठीक है, एंड दैट टू नॉट थ्रू एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, बट इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। डिफरेंस क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी इज अ बॉडी विच इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, नॉट नेसेसरली कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन की किताब उठाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन उठाएंगे, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं उसका मेंशन मिलेगा, दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, ओके। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। देन कंपोजिशन क्या होता है? एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है एंड नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, उसके नीचे 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। देन दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट दे आर नॉट सिलेक्टेड बाय हिम। सिलेक्ट कोई और करता है, ठप्पा प्रेसिडेंट जी लगाते हैं, ठीक है। तो सिलेक्टेड बाय अ कमिटी, इट इज सिलेक्टेड बाय अ कमिटी। कमिटी में कौन कौन होता है? 3 लोग होते हैं कमिटी में। एक तो प्राइम मिनिस्टर, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन किसका? लीडर ऑफ अपोजिशन तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होते हैं, तो लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। देन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय PM। तो PM की यहाँ मेजोरिटी हो गई, मतलब जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसकी मेजोरिटी है 2:1 में। अपोजिशन का एक बंदा है और ये गवर्नमेंट के 2 बंदे हैं, ठीक है। ये मिलके डिसाइड करते हैं कि कौन CIC बनेगा, और ये प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करते हैं बेस्ड ऑन दिस एडवाइस। इसका टर्म 5 ईयर्स का होता है, और टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65, एंड द रिमूवल इज़ पॉसिबल बाय द प्रेसिडेंट। और उनके क्वालिफिकेशन क्या है? ही शुड बी अ पर्सन ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये तो बहुत मतलब कॉमन सी कंडीशन है यूजुअली दिस टाइप ऑफ ऑफिसेस। टू नो कनेक्शन विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, इनका कोई पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वील जस्ट मूव हेड। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं, आप करंट अफेयर्स चेक कर लेते हैं कितना स्ट्रांग है। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा कौन है अभी? मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन से स्टेट से हैं ये? कर्नाटका। ओके, लेट्स मूव हेड। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए सारी चीज़ें, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा बट स्टिल। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन? क्वेश्चन इस तरह से आता है। ऑप्शन ए, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, नेक्स्ट, it entertains complaints and appeals pertaining to offices, financial institutions, public sector undertakings under the central and union territories. देख रहे हो आप, सेंट्रल एंड यूनियन टेरिटरीज, बट स्टेट्स का नाम नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। द सैलरी अलाउंसेस एंड अदर सर्विस कंडीशंस ऑफ CIC आर सिमिलर टू दैट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, राइट, ठीक है। तो इट इज सिमिलर टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? तो फर्स्ट वन इज नॉट ट्रू बिकॉज इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। दूसरी चीज़ है कि ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि इट इज़ कंसर्न ओनली विद सेंट्रल एंड यूनियन टेरिटरीज, नॉट स्टेट। अब हो सकता है एक्चुअल जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए उसमें यहाँ पे धीरे से स्टेट्स भी लगा देंगे, आप ध्यान नहीं दोगे, एकदम फ्लो में पढ़ोगे और यू विल थिंक हाँ ये तो सेंट्रल यूनियन और टेरिटरी स्टेट्स, ओके। बट आपको क्वेश्चन बहुत, ऑप्शंस बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है, अटेंशन टू डिटेल। और सैलरी अलाउंसेस ये वाला तो फैक्चुअल पार्ट है, ये आपको याद रखना है। यू कैन रीड चैप्टर 49 ऑफ लक्ष्मीकांत। 1.5 पेज का है, 1 पेज का चैप्टर है, 1 पेज ओनली, तो यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। 1 पेज का चैप्टर पढ़ ही लीजिए उसको, आज एक टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। The next question, which of the following statements is not true about the State Information Commission? A, Governor has the power to remove the State Chief Information Commissioner and Information Commissioner from the office. B, the Commission can order inquiry suo motu. The members are not eligible for reappointment.
द मेंबर्स हैव अ टर्म ऑफ 6 years और until they attain an age of 65 years, whichever is earlier. 6 years और until they attain a age of 65 years. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है? देखिए, गवर्नर को पावर होती है, ही कैन रिमूव द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स फ्रॉम द ऑफिस, दिस इज करेक्ट. द कमीशन कैन ऑर्डर इंक्वायरी सुमोटो. हाँ, सुमोटो मतलब क्या होता है कि खुद से, उनके नोटिस में नहीं लाया गया, इट इज़ नॉट ब्रॉट टू देयर नोटिस बाई अ थर्ड पार्टी, बट दे हैव taken the cognizance of that event by themselves, okay, and they have acted on that, so that power is also available with them. तो सुमोटो एक्शन की पावर उनके पास है. दूसरा क्या होता है, द मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. यस, दे आर नॉट एलिजिबल, लेकिन इसमें भी एक कैविएट है. अगर कोई इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उस स्टेट का, तो ही कैन नॉट बिकम द इंफॉर्मेशन कमिश्नर अगेन, बट ही कैन बिकम व्हाट, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर. ठीक है, तो ये 100% ट्रू नहीं है, बट इन जनरल सेंस यू कैन से द मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. द मेंबर्स हैव अ टर्म ऑफ 6 years until they attain एज ऑफ 6. ये वाला रॉन्ग है, क्योंकि इट इज़ नॉट 6 years. हमने अभी देखा है पिछले स्लाइड में कि इट इज़ 5 years. तो या तो 5 years का टेन्योर उनका रहेगा, या फिर वो जब तक 65 years एज के नहीं हो जाते हैं. ओके, लेट्स मूव अहेड. देन ये लोढ़ा कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन बीसीसीआई रिफॉर्म्स. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. तो बीसीसीआई रिफॉर्म्स के लिए लोढ़ा कमेटी अपॉइंट की गई थी. लोढ़ा कौन है? लोढ़ा, RM लोढ़ा, आपने नाम सुना होगा. ही वॉज फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, RM लोढ़ा. आई थिंक 2014 में रहे हैं, इफ आई विल नॉट कोट दैट. ओके, देन लोढ़ा कमेटी जो फॉर्म की गई थी वो 2014 में बाय सुप्रीम कोर्ट. क्या एम था इनका, क्यों फॉर्म की गई थी? टू प्रिवेंट फ्रॉड्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन. अब अगर आप देखें पिछले 2-3 साल से ही बहुत ज़्यादा चल रहा है बीसीसीआई के अंदर, और आपका IPL में बहुत सारे केसेस थे. श्रीसंत के ऊपर कुछ चार्जेस थे, फिर जो बीसीसीआई के चीफ थे उनके ऊपर खुद ही बहुत सारे चार्जेस थे, और बहुत सारे इन अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, एंड देन राजस्थान रॉयल्स को IPL से बाहर निकाला गया. बहुत सारी चीज़ें हुई, तो उस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी अपॉइंट की थी RM लोढ़ा के सुपरविजन में. तो दिस इज़ व्हाट लोढ़ा कमेटी इज़. देखिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड BCCI, इस क्वेश्चन में कहीं पे BCCI का नाम आ रहा है, तो यू शुड नो अबाउट BCCI फर्स्ट ऑफ ऑल. तो BCCI क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया. इट इज़ अ नेशनल गवर्निंग बॉडी फॉर क्रिकेट. हेडक्वार्टर कहाँ है इनका? मुंबई में. इट वॉज सेटअप इन 1928. तो BCCI कोई मॉडर्न डे की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. इट वॉज सेटअप इन 1928, बट इट वॉज सेटअप एज अ सोसाइटी, और इनको टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलता रहा है 2007 तक. तो दिस इज जस्ट एन इंटरेस्टिंग पॉइंट आई एम पुटिंग हियर. ये आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है सारी चीज़ें. और 2007 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि नहीं, आप यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दीज टैक्स एग्जेम्पशंस, दो यू आर रजिस्टर्ड एज अ चैरिटेबल सोसाइटी फ्रॉम 1928. तो उनका 2007 में टैक्स एग्जेम्पशन वाला क्लॉज भी हट गया. देन इट इज़ अ कंसोर्शियम ऑफ स्टेट क्रिकेट एसोसिएशंस. तो स्टेट में भी अपने अपने क्रिकेट एसोसिएशंस होते हैं, और उन सब के जो मेंबर्स होते हैं वो मिलके इलेक्ट करते हैं BCCI के मेंबर्स को, जो कि फर्दर इलेक्ट करते हैं BCCI के चेयरपर्सन को. एंड इट इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट टू नोट दैट इट इज़ द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड. तो देर आर बिग 3. ये 3 बोर्ड्स जो हैं उनको बिग 3 कहा जाता है. कौन सा? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड जो है, जैसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, हमारा BCCI, और तीसरा है ECB, यूरोपियन क्रिकेट बोर्ड. ओके, नेक्स्ट, लोढ़ा कमेटी के रिकमेंडेशन क्या है? ये तो जस्ट एक आपको BCCI के बारे में ओवरव्यू था. नाउ वी विल सी कि कमेटी ने रिकमेंडेशंस क्या दिए हैं. ये कमेटी के रिकमेंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड प्रीलिम्स में तो हो सकता है कम इसका इंपॉर्टेंस हो, लेकिन मेंस में इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है. बिकॉज आपसे डायरेक्टली मेंस में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, या इंपॉर्टेंट, या इंटरव्यू में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि लोढ़ा कमेटी के रिकमेंडेशंस क्या थे. दे विल से कि बहुत ज़्यादा करप्शंस बढ़ गए हैं गेम्स के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, क्रिकेट मैचेस फिक्स होने लगे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, और what are the measures we can take to rectify these things and bring the missing the glory back to the game, all those things. तो उसके लिए आप खुद से कुछ इन्वेंट मत कीजिए. यू कैन कोट दीज पॉइंट्स. जो कमेटी के जो पॉइंट्स होते हैं वो ही आप कोट कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, डोंट बी इनोवेटिव. तो सबसे पहला इनका था कि IPL वर्सेस BCCI, डिफरेंट गवर्निंग बॉडीज़. तो IPL जो है उसको अलग कीजिए, और BCCI को अलग कीजिए.
और बीसीसीआई के जो ऑफिस बेयरर्स होंगे उसमें कोई मिनिस्टर नहीं होगा, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होगा, और उनको 2 से ज़्यादा कॉन्जिक्यूटिव टर्म नहीं दिए जाएंगे। ठीक है। देन स्टेट एसोसिएशंस में यूनिफॉर्मिटी लाई है। स्टेट एसोसिएशंस का कंपोजिशन अलग अलग है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी भी अलग अलग हैं, और उन सबको स्टैंडर्डाइज कीजिए ऑन द लाइंस ऑफ बीसीसीआई। और दूसरा चीज़ उन्होंने बोला कि 1 स्टेट का 1 वोट। अभी वोटिंग पावर अलग अलग है स्टेट्स की, तो 1 स्टेट इक्वल टू 1 वोट वाला कॉन्सेप्ट लाइए। और बहुत ही कंट्रोवर्शियल सी बात उन्होंने कह दी, जो कि काफ़ी टाइम तक न्यूज़ में रही थी, कि बेटिंग शुड बी लीगलाइज। जो बेटिंग होती है चोरी छुपे, उसको लीगलाइज कर दीजिए। और मैच फिक्सिंग जो कि अभी एक ऑफेंस है, उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस बना दीजिए। ये थोड़ा सा अटपटा सा लगा लोगों को, कि बेटिंग शुड बी लीगलाइज्ड एंड मैच फिक्सिंग टू बी मेड अ क्रिमिनल ऑफेंस। देन उन्होंने बोला कि एक एथिक्स ऑफिसर को अपॉइंट कीजिए, और एक इलेक्टोरल ऑफिसर भी अपॉइंट किया जाएगा, जो इलेक्शन बीसीसीआई के जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं उनको सुपरवाइज करेगा। और एक ओम्बुड्समैन रहेगा। ओम्बुड्समैन जो होता है आपका लोकपाल जिसे कहते हैं, वो रहेगा आपका ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए, अगर पब्लिक की कोई क्वेरी है या उन सब चीज़ों को देखने के लिए। और आपको रेगुलर ऑडिट कराते रहना पड़ेगा टू अवॉइड करप्शन। देन नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट न्यूज़ आइटम। रेल रेगुलेटर टू सेट फेयर्स टू एंश्योर फेयर कंपटीशन। एक रेल रेगुलेटर की बात की जा रही है, प्रपोज किया गया, इसको अपॉइंट नहीं किया है, इसको प्रपोज किया गया है टू सेट फेयर्स। रेल रेगुलेटर का क्या रोल रहेगा? इट विल सेट फेयर्स, वाई? टू एंश्योर फेयर कंपटीशन। ओके, तो इसका नाम रहेगा रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, इनका क्या काम रहेगा? टू रेगुलेट एंड फिक्स फेयर्स। अभी कौन फिक्स करता है? आपके जो फेयर्स होते हैं फ्रेट के या पैसेंजर ट्रेन्स के, ये कौन रेगुलेट करता है? दिस इज रेगुलेटेड बाय रेलवे बोर्ड। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ही करता है, बट उसके अंडर में रेलवे बोर्ड। ओके, तो दिस विल बी एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, इट विल नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इट विल नॉट बी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। इनके पैरामीटर्स क्या होंगे? कॉस्ट रिकवरी मैकेनिज्म, कि आपका जो लागत लगी है उसके ऊपर आप कुछ प्रॉफिट ऐड करेंगे, और दैट विल बी योर टोटल प्राइस। ठीक है। एंड डिमांड एंड सप्लाई को ध्यान में रखते हुए, थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड होके, ओके, प्रोडक्टिविटी पैरामीटर्स जो आपके हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा। देन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो है आपके, उनको भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। एंड ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो थोड़ा सा ना बिजनेस एंगल लाने की कोशिश की जा रही है, बिजनेस एंगल लाने की कोशिश की जा रही है। क्यों? बिकॉज हमारा लॉन्ग टर्म एम है टू प्रमोट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कब आएगा? इफ़ यू सी 2015 की अगर आप करंट स्टेटस की बात करें, तो रेलवे इज़ अंडर 16,000 करोड़ लॉस करेंटली। दीज आर प्रोविजनल फिगर्स। तो जब फिगर्स हमारे पास एक्चुअल्स आएंगे तो हो सकता है 30,000 करोड़ के आसपास भी हो ये आंकड़ा। तो इन दीज सर्कमस्टांसेस विल द प्राइवेट सेक्टर वेंचर इनटू दिस काइंड ऑफ लॉस मेकिंग इंडस्ट्री? नो, नेवर। तो उसको करेक्ट करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए, ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है कि रेल रेगुलेटर एक सेट किया जाएगा जो कि फेयर्स एस्टेब्लिश करेगा बेस्ड ऑन दीज some of these parameters. Okay, some rational parameters. Okay, so that's it guys for this week. आपके कुछ डाउट्स या सजेशंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, वी विल ट्राई टू एड्रेस देम, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल if you like the video. See you next week. Thank you.